तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 के विज्ञान का 5वां अध्याय शरीर में गति के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे प्रतिदिन हमारा शरीर किस प्रकार गति करता है, मानव शरीर एवं इसकी गतियां के बारे में। कंदुक खल्लिका संधि, धुराग संधि क्या है, हिंद संधि तथा अचल संधि किस प्रकार की संधि है, मानव कंकाल, पसली, पिंजर तथा मेरुदंड के क्या कार्य हैं, संकुचित पेशी तथा शिथिल पेशी के क्या कार्य हैं, केंचुआ, घोघा, तिलचिट्टा कैसे गमन करते हैं, पक्षी, मछली तथा सर्प कैसे गमन करते हैं, बेहतर जीवन के लिए योग की उपयोगिता क्या है। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। हमारा शरीर हड्डियों, मांस, ऊतक, कोशिकाओं से बना ढांचा है। हमारे शरीर की गति हड्डी, संधि तथा मांसपेशियों द्वारा होती है। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बच्चों, याद रखिए, हमारे जैसे सभी जंतु गमन करते हैं। गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट, मछली सभी गमन करते हैं। इनके गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग अलग होता है। यह बात आपको याद रखनी है और इस सारणी को आपको भरना है। याद रखिए, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग या तरीके हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में काफ़ी विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? अब हम जान लेंगे मानव शरीर एवं इसकी गतियां के बारे में। हमारे शरीर की गति कई सारे हड्डियों तथा संधि यानी जोड़ के कारण होती है। तभी हम हाथों, पैरों को घुमा या मोड़ सकते हैं। चलिए शरीर के विभिन्न हिस्सों को गति करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए।
इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए, भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधों को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अब हम जानेंगे क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी न किसी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। तो आप लिखेंगे, इसका कारण है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां या जोड़ें होती हैं, जो हमारे शरीर के अंगों को पूर्ण घूमने या आंशिक घूमने या झुकने की अनुमति देती है। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? तो आपको लिखना है, हालांकि हमारा शरीर हड्डियों तथा मांसपेशियों का एक ढांचा है। गति करने के लिए संधि तथा मांसपेशियां होनी चाहिए। संधियां हमें हड्डियों को घुमाने में मदद करता है। संधि या जोड़ न होने पर हड्डियां मुड़ या घूम नहीं सकती हैं। इस सवाल को ही हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं मोड़ पाते? क्योंकि दो हड्डियों के बीच में जो संधियां होती हैं, संधियां हमें मुड़ने में या घूमने में, झुकने में सहायता करती है, और वो संधि को जोड़ दिया गया है पैमाने द्वारा। इसीलिए अब हम इस कोहिनी को नहीं मोड़ पा रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि या जोड़ कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती, तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव हो पाता? तो इसका उत्तर होगा नहीं। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली एवं पदांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं ही अस्थियां हैं। अस्थियां यानी हड्डियां। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा संधि द्वारा। अगर आप ध्यान दें, हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो बच्चों, चलिए हम जान लेते हैं कंदुक खल्लिका संधि के बारे में। कंदुक खल्लिका संधि वह संधि है
जहां बंदूक की गोलनुमा हड्डी दूसरी हड्डी के कटोरी रूपी गुहिका में धसी होती है। इस प्रकार की संधि द्वारा हड्डी लगभग सभी दिशाओं में गति कर सकती है। ठीक इसी प्रकार कूल्हे की संधि में फीमर हड्डी के शीर्ष का गेंदनुमा संरचना श्रोणि के कटोरी रूपी गुहिका में धसी होती है, जिसके कारण हमारा जांघ गति कर सकता है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। तो बच्चों, चलिए अब जान लेते हैं धुराग्र संधि के बारे में। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की गति से किस प्रकार भिन्न है वह आपको बताना है, जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। धुराग्र यानी धुरी पर घूमने वाली, जैसा आपको यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार धुराग्र संधि में सिर घूमता है दाएं बाएं ऊपर नीचे। यह एक धुरी पर टिका हुआ है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे हिंज संधि के बारे में। तो चलिए हिंज संधि को समझते हैं। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। कब्जा वह हिस्सा है जो हमारे दरवाजे के दोनों बिंदुओं को जोड़े रखता है। यह स्टील का बना होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह आपको दिखाई पड़ेगा। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। तो बच्चों, अब आपको एक क्रियाकलाप द्वारा यह बताना है कि हिंज संधि किस प्रकार कार्य करती है। आपको याद रखना है, हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिंज यानी कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? यहाँ पर घुटने की हिंज संधि के बारे में बताया गया है, जो आगे या पीछे की ओर हो सकता है। तो बच्चों, अचल संधि किस प्रकार की संधि है, चलिए समझते हैं। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के बीच अचल संधि पाई जाती है। अब हम जानेंगे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। तो इसका जवाब है मानव कंकाल। चलिए मानव कंकाल क्या है, इसे समझते हैं। मानव कंकाल हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है। इसमें खोपड़ी की हड्डी से लेकर पैर की हड्डियां सभी शामिल है। हालांकि
हड्डियां हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है। एक्सरे करने पर आपको हड्डियां दिखाई देंगी। एक्सरे क्यों किया जाता है? किसी व्यक्ति को चोट लगने पर डॉक्टर द्वारा एक्सरे करने की सलाह दी जाती है ताकि चोट में हुए हड्डियों के नुकसान को देखा जा सके। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है, जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। यह एक्सरे का चित्र है जहां पर टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे को दर्शाया गया है। अब हम जानेंगे हाथ की अस्थियों के बारे में। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिसे कार्पेल कहते हैं? अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? पसली पंजर की अस्थियों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों, क्या आप जानते हैं कैसे फेफड़ा, हृदय, आमाशय, आंतें, यकृत हमारे शरीर में सुरक्षित रहते हैं? वे पसली पिंजर द्वारा सुरक्षित रहते हैं। पसली पिंजर की हड्डियां पतली, सपाट तथा वक्राकार होती हैं, जो शरीर के ऊपरी हिस्सों को एक सुरक्षात्मक बक्से का निर्माण करता है। इस बक्से के निर्माण में 24 हड्डियों का व्यवस्थित समूह होता है, जहां दोनों तरफ 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं। पसली पिंजर सामने की छाती की हड्डियों के साथ तथा पीछे मेरुदंड के साथ जुड़कर एक बॉक्स का निर्माण करता है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे मेरुदंड के बारे में। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। अब सवाल यह आता है, मेरुदंड की अस्थियों से आप क्या समझते हैं? मेरुदंड कंकाल के खोपड़ी की हड्डी से नीचे कूल्हे तक स्थित होती है। यह पिछली पिंजर के अस्थियां के साथ जुड़ी होती है। मेरुदंड कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। याद रखें, यह पसली पिंजर के साथ जुड़ा होता है। मेरुदंड के सहारे सभी मनुष्य सीधे बैठ सकते हैं तथा सीधे खड़े हो सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे कंधे की हड्डियों के बारे में। तो सवाल यह आता है, कंधे की हड्डियों से आप क्या समझते हैं? मानव का कंधा शरीर का सबसे गतिशील जोड़ है। यह कंधा 3 प्रकार की हड्डियों से बना होता है: कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड और ह्यूमरस। कंधे की संधि में बाहों के ऊपरी तरफ की हड्डी ह्यूमरस शोल्डर ब्लेड वाले भाग में धसी होती है। ह्यूमरस की गेंदनुमा संरचना कोठरी रूपी गुहिका में बैठने के कारण यह सबसे गतिशील जोड़ कहलाता है। तो बच्चों, अब हम श्रोणि की अस्थियों के बारे में जानेंगे। श्रोणि की अस्थियों में 2 कूल्हे की हड्डियां तथा एक सैक्रम होते हैं। कूल्हे की हड्डी को श्रोणि की अस्थि भी कहा जाता है।
जो तीन तरह की हड्डियों के मिलने से बनता है: इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। श्रोणि की अस्थि उदर के नीचे के हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे मूत्राशय, मलाशय और गर्भाशय। बच्चों, अब हम जानेंगे मानव खोपड़ी तथा उपास्थि के बारे में। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। बच्चों, याद रखिए, ये उपास्थि कहाँ पाई जाती है? ये उपास्थि कान, नाक, इसके अलावा हमारे शरीर में दो हड्डियों के बीच जो संधि पाई जाती है, वहाँ उपास्थि मौजूद होता है। तो बच्चों, अब आपको मानव कंकाल का एक चित्र बनाना है और दूसरा, मानव कंकाल का क्या महत्व है वह आपको लिखना है। अब हम जान लेंगे कि हमारी अस्थियां कैसे गति करती हैं। अपने हाथ की एक मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। आप जैसा इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। क्या आप अपनी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। पेशी। संकुचित पेशी। लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। चलते समय अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। याद रखिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियां में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, उस अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है और वह धक्का नहीं दे सकती है। यह बात आपको याद रखनी है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, तभी हमारी अस्थियां गति करती हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे जंतुओं की चाल के बारे में। सबसे पहला जंतु है केंचुआ। बच्चों, केंचुआ का शरीर कुछ ऐसा बना होता है जिससे वह आसानी से खुरदरी जगह पर चल सकते हैं या गमन कर सकते हैं, लेकिन चिकनी सतह पर वह
गति नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। उनका शरीर कैसा होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। केंचुओं का शरीर एक सिरा को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पीछे के भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग यानी पीछे के भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है, तो इसका उत्तर है, इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूग बाल जैसी संरचनाएं आकृति होती हैं। ये सूग पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूग मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे घोंघा किस प्रकार गति करता है। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। कवच के छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। दृढ़ यानी मजबूत। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद या पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है, यह आप बताइए। अब हम जानेंगे तिलचिट्टा यानी कॉकरोच किस प्रकार गति करता है। किसी कॉकरोच या तिलचिट्टा का प्रेक्षण कीजिए। तिलचिट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधि यानी जोड़ों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचिट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचिट्टे के
उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। तो बच्चों, एक तिलचिट्टे का चित्र बनाकर उनके पैरों और समस्त भागों को आपको दर्शाना है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे पक्षी किस प्रकार हवा में उड़ते हैं या चलते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित यानी इसी प्रकार से बना होता है। उनकी अस्थियों यानी हड्डियों में वायु यानी हवा भरी होती है और हड्डियों में हवा के प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ यानी चेंबर, छोटी छोटी संरचनाएं जिसमें हवा भरी होती हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद यानी पिछले पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद यानी सामने के पैर की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख को बनाती है, सहायक होती है। और यह है किसी पक्षी का कंकाल, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे मछली किस प्रकार पानी में तैरती है और वो कौन सा अंग है जो उन्हें पानी में तैरने के लिए मदद करता है। तो बच्चों, आप जानते होंगे, आपने कई बार देखा भी होगा कि मछलियों का शरीर एक विशेष आकृति के समान होता है। उनका शरीर नाव जैसा दिखाई देता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। नाव की आकृति और मछली की आकृति लगभग समान होती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। आपको याद रखना है, मछलियों के विशेष इस शरीर की बनावट को धारा रेखीय कहते हैं। इसी कारण से मछली बड़ी ही आसानी के साथ पानी में तैरती रहती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। मछली इस चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख से इस कार्य में उसे सहायता करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, मछली अगर बाएं तरफ जाना चाहती है तो उसका घूमने का जो तरीका है वह दाहिना ओर होता है। यह आप देख पा रहे हैं और इस प्रकार से इसके पूरे शरीर में एक झटका सा लगता है और इस झटके के कारण ये देख रहे हैं सिर और पूंछ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है और इस झटके के कारण ही वह आगे बढ़ पाती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों और जान लेंगे मछली के शरीर और पंख किस प्रकार संतुलन बनाने में मदद करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल को संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर जो पानी में डुबकी लगाते हैं अपने पैरों पर इन पंखों की तरह
के विशेष अरित्र यानी फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे कि आखिर सांप किस प्रकार से रेंग कर या फिसल कर आगे बढ़ते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? तो बच्चों, सांप सीधा कभी नहीं चलता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण, पतली एवं असंख्य होती हैं, काफी सारी होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। वलय यानी एक रिंगनुमा आकृति। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इससे शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से गति करके आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गति से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। जिस तरह आपके मस्तिष्क में भी कई सारे प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक के एक दार्शनिक जिनका नाम है अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं हैं एवं विभिन्नताएं क्या हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय भैंस को 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपादी होते हैं और क्यों होते हैं? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है और हमने इस अध्याय के माध्यम से भी काफी सारे प्रश्नों के उत्तर को पा लिया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है। इसे आपको खुद से ही करना है। अब हम जान लेंगे बेहतर जीवन के लिए योग की क्या भूमिका है। सबसे पहले जानेंगे योग। योग क्या है? योग यानी शारीरिक व्यायाम, शारीरिक आसन, बैठने, खड़े होने तथा सांस लेने की प्रक्रिया को बताता है। योग से हमारा शरीर, मन खुश रहता है तथा रोग से छुटकारा प्राप्त होता है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती है और यह ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डी की एक बीमारी है, उससे बचाती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य कर पाता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं
जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी एप्लीकेशन के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।